हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने कारक का इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने देखा था कि कारक क्या होता है, कितने टाइप का होता है और जो कारक शब्द है वो कैसे बना है, इतना हम देख चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम अपने पहले कारक की बात करेंगे जिसका नाम है कर्ता कारक। कर्ता कारक हमारी प्रथमा विभक्ति में आता है, ठीक है। और याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक टेबल दिखाई थी और मैंने आपसे कहा था कि कारक जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इसका क्रिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। हमारे कारक की क्या परिभाषा थी? हमारे कारक की परिभाषा थी कि जिसका क्रिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है उसको हम कारक कहते हैं। क्रिया मतलब वर्ब, जिसका वर्ब के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है उसको हम कारक कहते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि संबंध का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है क्रिया के साथ, ठीक है। और हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो विभक्ति होती है वो हमारी 7 होती हैं। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। ये हमारी विभक्ति होती हैं 7। और कारक हमारे 6 टाइप के होते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। अब जो कर्ता कारक होता है वो हमारी प्रथमा विभक्ति में आता है, कर्म द्वितीय में आता है, करण तृतीय में आता है, संप्रदान कारक चतुर्थी में आता है, अपादान कारक पंचमी में आता है और अधिकरण कारक सप्तमी में आता है। इतना हमने देख लिया था, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने कारक का इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लिया है, ठीक है। और अब अगर आपका क्लासमेट आपसे आकर पूछता है कि भाई तूने कारक का इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लिया है, यार मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे, ये जो कारक लिखे रहते हैं इनका यूज क्या है, और ये जो विभक्ति साइड में लिखी रहती है इनका क्या काम है। यार इनको ना लिखें, सिर्फ कारक को ही पढ़ लें तो काम नहीं बनेगा क्या? तो आप उसे क्या आंसर देंगे बताइए। आप उसे क्या बताएंगे कि कारक का क्या यूज होता है और विभक्ति का क्या यूज होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका कारक पढ़ना बेकार है गाइस, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका यूज क्या है। देखिए, कारक का क्या यूज होता है। कोई भी सेंटेंस है, जैसे कोई भी सेंटेंस, अब जैसे राम घर जाता है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो कारक क्या करता है? कारक का क्या यूज होता है? कारक हमें यह बताता है कि किसी भी सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है। ये बात हमें कौन बताता है? कारक बताता है। कारक हमें क्या बताता है? किसी भी सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है। ये बात हमको कारक बताता है। विभक्ति क्या बताती है? विभक्ति हमको बताती है कि उस सेंटेंस को जब हम संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको किस रूप में, किस फॉर्म में लिखेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये विभक्ति डिसाइड करती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम अपना पहला कारक डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि विभक्ति और कारक का यूज क्या होता है, पहले ये तो पता हो हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब मुझे आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, बताइए। कौन पढ़ रहा है? पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, जिसको हम संस्कृत में कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो राम हमारा कर्ता हुआ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि राम क्या कर रहा है। इसमें राम कर क्या रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो हमारी वर्ब कौन सी हुई? पढ़ना हुई, ठीक है। वर्ब हमारी पढ़ना हुई, जिसको हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि राम पढ़ने की क्रिया कर रहा है, लेकिन किस पे कर रहा है? राम किसको पढ़ रहा है? राम पुस्तक को पढ़ रहा है। तो इसमें हमारा पुस्तक क्या हुई? कर्म हुई, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, किसमें? इंग्लिश में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और आप देखिए यहाँ पे हमको 2 कारक मिल गए। हमारे 6 टाइप के कारक होते हैं, जिसमें से 2 कारक हमको मिल गए, कर्ता और कर्म। देखिए यहाँ पे मिल गए। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कारक हमको क्या बताता है? कारक हमको ये बताता है कौन काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, कर्ता कारक हमको क्या बता रहा है? कर्ता कारक हमको ये बात बता रहा है कि एक सेंटेंस है जिसमें राम नाम का व्यक्ति पढ़ने की क्रिया कर रहा है। कर्ता कारक क्या बताता है हमको? कर्ता कारक हमको बता रहा है कि राम नाम का व्यक्ति पढ़ने की क्रिया कर रहा है। और कर्म कारक हमको क्या बता रहा है कि राम नाम का व्यक्ति पढ़ने की क्रिया तो कर रहा है, लेकिन किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो कर्म हमको बताता है कि राम नाम का व्यक्ति पढ़ने की क्रिया कर रहा है, और वो क्रिया किस पे हो रही है? पुस्तक पे हो रही है। राम पुस्तक को पढ़ रहा है, ठीक है। और
इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि कारक हमको क्या बताते हैं, कारक हमें ये बताते हैं कि कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है। तो कारक का यही यूज होता है। कारक का क्या यूज होता है? कारक का यूज ये होता है, वो हमें ये बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। और विभक्ति हमको क्या बताती है? विभक्ति का क्या यूज होता है? देखिए, जब मैं इस सेंटेंस को संस्कृत में ट्रांसलेट करूँगा तब आप देखिए क्या होता है। रामा पुस्तकं पठति, ठीक है। अब इस पुस्तकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख देंगे तब भी हमारा सही होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? अब देखिए, जब मैंने इस सेंटेंस को संस्कृत में ट्रांसलेट किया तो राम का रामा हो गया, पुस्तक का पुस्तकम हो गया। तो ये कैसे हो गया? ये कौन डिसाइड कर रहा है भाई कि पुस्तक का पुस्तकम होगा, राम का रामा होगा? ये कौन डिसाइड कर रहा है? गाइस, ये विभक्ति डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो विभक्ति का क्या काम होता है? विभक्ति का काम ये होता है कि जो सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है वो संस्कृत में किस रूप में लिखा जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? विभक्ति डिसाइड करती हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक हमारी मूवी चल रही है जिसमें कारक जो है वो हमारा हीरो है, और वो हीरो कैसा दिखेगा ये हमें कौन बताता है? विभक्ति बताती है, ठीक है। तो विभक्ति हमारी डायरेक्टर हुई और कारक हमारा हीरो हुआ, ठीक है। समझ गए आप? बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि कारक का यूज क्या होता है, विभक्ति का यूज क्या होता है। कारक हमारा हीरो होता है, अब हीरो कैसा दिखेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये विभक्ति डिसाइड करती हैं, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम अपने नोट्स देखें और अपना कर्ता कारक शुरू करें, स्टार्ट करें, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में बता देना, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने पहले कारक की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति में कौन आता है? कर्ता कारक आता है, ठीक है। और कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका साइन क्या होता है? कैसे हम पहचानेंगे कि ये कर्ता कारक है? तो वहाँ पे ने लिखा होगा ज़्यादातर, ठीक है। अगर ने लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्ता कारक है। देखिए यहाँ पे रोहन ने पुस्तक लिखी, तो हम समझ गए जिस शब्द के साथ ने लगा हुआ है वो हमारा कर्ता है। रोहन ने, तो किसने पुस्तक लिखी? रोहन ने लिखी, तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? रोहन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये एक हमारा सूत्र दिया हुआ है। क्या सूत्र है? प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये सूत्र बता क्या रहा है? ये हमको यह बता रहा है कि कर्ता जो होता है हमारा प्रथमा विभक्ति में आता है, और प्रथमा विभक्ति किस किस के साथ लगेगी ये कौन हमें बताता है? ये सूत्र ये हमें बताता है कि हम किस किस में प्रथमा विभक्ति लगा सकते हैं, किस शब्द के साथ हम प्रथमा विभक्ति लगा सकते हैं, किसके साथ नहीं लगा सकते हैं। ये कौन हमें बता रहा है? ये हमें सूत्र बता रहा है। प्रथमा विभक्ति के साइन क्या होते हैं? देखिए प्रथमा विभक्ति के ये साइन होते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ये विसर्ग लिखा होगा, ठीक है। किसी भी शब्द के आगे जैसे राम है, ठीक है, राम घर जाता है, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो राम का रामा कर देंगे। राम का रामा क्यों कर देंगे? कि जो राम जो है हमारा एक वचन है, ठीक है, और एक वचन में जब कर्ता एक वचन होता है तो हम विसर्ग लगा देते हैं, ठीक है। कर्ता अगर दो वचन में है, द्विवचन है कर्ता, तो हम ओ लगा देंगे, तो इसका हम रामो कर देंगे, ठीक है। कर्ता अगर बहुवचन है तो हम क्या करेंगे? रामा कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये कर्ता के साइन होते हैं, जब हम जैसा कर्ता होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और ये हम किसके साथ लगा सकते हैं? ये सूत्र हमको ये बता रहा है। ये साइन हम किस शब्द के साथ, जब हम संस्कृत में कुछ भी ट्रांसलेट करेंगे कोई भी सेंटेंस, तो ये हम किसके साथ लगा सकते हैं, ये सूत्र हमको बता रहा है, ठीक है। ये सूत्र हमको ये बता रहा है। अब चलिए देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये, तो मैं संस्कृत में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं ना, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रतिपदिकार्थ होते हैं, लिंग होते हैं, और परिमाण मतलब जो मेजरमेंट वाले शब्द होते हैं, जैसे कि हमने कहा 1 किलो 2 किलो, ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं। और वचन मतलब संख्यावाचक शब्द, जैसे 1 2 3 जैसे गिनती होती है, ठीक है, उनके साथ हम क्या करते हैं? उनके साथ हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। समझ में आया कुछ आपको? चलिए मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। जैसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिपदिकार्थ होता क्या है। भाई अगर हम प्रथमा विभक्ति प्रतिपदिकार्थ के साथ लगा रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए वो होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है।
जिस शब्द के उच्चारण करने से यह पता चले कि यह शब्द किस अर्थ का ज्ञान कराता है उसे हम प्रतिपदिकार्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, चलिए बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि एलिफेंट, क्या लिखा मैंने, एलिफेंट लिखा, ठीक है। अब इस शब्द को सुनकर आपके माइंड में क्या इमेज बनी बताइए। आपके माइंड में इमेज बनी होगी कि एक एनिमल है जिसका शरीर बहुत भारी है, 4 पैर हैं और एक लंबी सूंड है, यही तो। जैसे मैंने एलिफेंट बोला तो आपके माइंड में हाथी की इमेज बनी होगी। तो ऐसे शब्द जिनको बोलने पर हम उसके अर्थ का ज्ञान कर लेते हैं, उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिपदिकार्थ बोलते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन, ठीक है। अब मैंने कहा रोहन तो आपको समझ में आ गया कि मैं अब एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं एक ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, एक इंसान की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एलिफेंट तो आपको समझ में आ गया किसी जानवर की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा रोहन तो आपको समझ में आ गया कि किसी ह्यूमन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पानी तो आपको समझ में आ गया किसी लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनको बोलने पर जो सामने वाला समझ जाता है कि किस बारे में बात हो रही है और हम भी समझ जाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम प्रतिपदिकार्थ कहते हैं। समझ में आया? बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान ढंग से समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई भी शब्द, जैसे मैंने पेंसिल बोला तो पेंसिल बोलने से ही आपके माइंड में ऐसी इमेज बन गई, इस वस्तु की इमेज बन गई, इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे मैंने कागज़ बोला तो आपके माइंड में कागज़ की इमेज बन गई। तो ऐसे शब्द जिनको बोलते ही आप उनको समझ जाए कि किस बारे में बात हो रही है, उनको हम प्रतिपदिकार शब्द कहते हैं, ठीक है। समझ गए? अब इसके एग्जाम्पल भी दिए रखे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कृष्ण। कृष्ण का मतलब किसी पुल्लिंग वाले की बात हो रही है। जैसे पुल्लिंग में कोई शब्द है उसकी बात हो रही, जब मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। जब मैं कहूँ श्री या लक्ष्मी तो आप समझ जाते हैं कि किसी स्त्री की बात हो रही है, यानी कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ज्ञानम, ऊंचे, नीचे, ठीक, ऐसे शब्द जिनको हम बोलने से समझ जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब दूसरा, और ऐसे शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, ऐसे शब्दों के साथ हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। देखिए सब में लगी हुई है, विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे लिंग मात्र। अब लिंग मात्र का क्या अर्थ हुआ कि जो लिंग वाले शब्द होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में देखिए आपने 3 लिंग पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, यही 3 पढ़े होंगे। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, 3 से ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे अलिंग का कॉन्सेप्ट है। क्या है? अलिंग, ठीक है। अलिंग, नियत लिंग और अनियत लिंग। अब अलिंग क्या होता है यार, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। देखिए अलिंग मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई लिंग नहीं होता है, उनको हम अलिंग कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे आज, जैसे मैंने कहा कल, ठीक है। जैसे मैंने बोला कल, मैंने बोला आज, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं इनका कोई लिंग नहीं है, लेकिन इनकी संस्कृत में मीनिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई लिंग नहीं होता है उनको हम अलिंग कहते हैं। और उनमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं, उनमें हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप, उसमें हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई लिंग नहीं होता है उनको हम अलिंग में रखते हैं, और उनमें उनके साथ हम कौन सी विभक्ति यूज करते हैं, प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं, ठीक है। नियत लिंग क्या होता है, जिसका एक निश्चित लिंग हो, जिसका एक फिक्स लिंग होता है, उसको हम नियत लिंग बोलते हैं। जैसे राम, राम का कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। सीता, सीता का कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई फिक्स लिंग होता है, जैसे ज्ञान, ज्ञान किस में आता है हमारा, नपुंसक लिंग में आता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई फिक्स लिंग होता है उनको हम क्या कहते हैं, नियत लिंग में रखते हैं, ठीक है। और उनके साथ हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसीलिए ये बेसिक है, इसलिए समझा रहा हूँ। जब आप सेंटेंस बनाएं तो आप ये ना सोचें कि यार इसके साथ विसर्ग ये बिंदी लगा दूं या ना लगाऊं, इसके साथ क्या करूं। तो ये यहीं पे कॉन्सेप्ट सब आपका क्लियर हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अनियत लिंग। अनियत लिंग में कौन से आते हैं, वे शब्द जिनका एक निश्चित लिंग नहीं होता है, मतलब जिनका कोई फिक्स लिंग नहीं होता है। कभी आपको सेंटेंस में वो कभी स्त्रीलिंग की तरह काम करते दिखेंगे, कभी पुल्लिंग की तरह, कभी नपुंसक लिंग की तरह। ऐसे एक हमारा शब्द आता है, देखिए तट, एक हमारा शब्द आता है तट। अब तट शब्द क्या होता है, कभी स्त्रीलिंग की तरह यूज होगा, कभी स्त्रीलिंग की तरह, कभी पुल्लिंग की तरह, कभी नपुंसक लिंग की तरह, ठीक है। तो अलग अलग रूप में ये चेंज होता रहता है। जिनका फिक्स लिंग नहीं होता है उनको हम अनियत लिंग में रखते हैं, और उनके साथ हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं, ठीक है। जिनका फिक्स लिंग नहीं होता है उनको हम अनियत लिंग में रखते हैं, और उनके साथ हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा परिमाण है, ठीक है। देखिए परिमाण क्या होता है, परिमाण मतलब माप वाचक शब्दों में
प्रथमा विभक्ति होती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि जो मेजरमेंट वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 किलो, 1 कुंटल, या मैंने कहा 10 ग्राम, ठीक है, जो ऐसे शब्द सेंटेंस में जब मिलेंगे तब आपको उनके साथ प्रथमा विभक्ति लगानी है। जैसे मैंने बोला द्रोणो ब्रिय आडकम, मतलब बाल्टी भर चावल। अब ये क्या मतलब हुआ यार, बाल्टी भर चावल? देखो, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पुराने समय में क्या होता था, ये किलो कुंटल ये सब नहीं थे, तो हम क्या करते थे मेज़रमेंट के लिए बाल्टी, कटोरी, मुट्ठी भर दाल ले ली किसी से कटोरी भर चावल ले लिए, ठीक है, तो ऐसे मेज़रमेंट करते थे, इसीलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आप ये ना सोचें कि बाल्टी के कैसे नापने के काम आती, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराने समय में ऐसे यूज होता था, इसीलिए इनको हम मेजरमेंट वाले शब्दों में रखते हैं, ठीक है। तो द्रोणोब्रीहि लिखा होगा तो उसके साथ प्रथमा विभक्ति लगी होगी, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो मेजरमेंट वाले होते हैं उनके साथ हम हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। वचन क्या होता है? वचन मतलब संख्यावाचक शब्द। जो संख्यावाचक शब्द होते हैं उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे आएंगे तो एका, दुआ, त्रिया, ठीक है, इस टाइप से हम यूज करेंगे, उनके साथ प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया? आपको किसके साथ प्रथमा व्यक्ति लगानी है ये क्लियर हुआ आपको? ये बताइए, क्लियर हो गया ना? जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि हाँ यार इसके साथ लगेगी नहीं लगेगी, क्या करूँ यार गलत ना हो जाए, ऐसा नहीं माइंड में आना चाहिए आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछना, ठीक है। बाकी आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ना और जितने रूल हैं ये मैंने बताए ये भी देख लेना, आपको जो सेंटेंस होंगे वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ठीक है, जब आप ऐसे प्रॉपर रूल और ये सब पढ़ के जब सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, कौन सा सूत्र है? स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो कर्ता, जो हमारे 6 कारक होते हैं, हमने आपको क्या बताया था अभी कि हमारे ये 6 कारक होते हैं, ठीक है, ये 6 कारक होते हैं। और इन 6 कारक में जो अगर कोई कारक स्वतंत्र होता है, वो कौन सा कारक स्वतंत्र होता है? वो कर्ता कारक होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि तुम्हारे जो संस्कृत सिलेबस में 6 कारक दिए हुए हैं, बताइए उसमें से स्वतंत्र कारक कौन सा होता है, कौन सा कारक स्वतंत्र रहता है? तो कहना कर्ता कारक स्वतंत्र रहता है। कैसे रहता है? देखिए कर्ता कारक, जैसे मैंने कहा राम घर जाता है तो राम घर भी जा सकता है, राम मार्केट भी जा सकता है, राम विद्यालय भी जा सकता है, राम खाना भी खा सकता है, राम पढ़ भी सकता है, ठीक, राम सो भी सकता है। तो राम की जो इच्छा होगी वो राम काम करेगा, ठीक है। तो कर्ता जो होता है वो हमेशा स्वतंत्र होता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जिस रूप में क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। और कर्ता कारक के साथ हमेशा ने का चिन्ह लगा होता है, ठीक है, नहीं, और कभी कभी नहीं भी लगा होता है, लेकिन पहचानने के लिए हम ज़्यादातर देखते हैं कि ने का साइन लगा होता है, ठीक है। सभी कारकों में कर्ता कारक स्वतंत्र होता है। क्यों होता है ये बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि भाई कर्ता जो भी चाहे वो कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि राजू घर जाता है, मैंने कहा राजू खाना खाता है, मैंने कहा राजू सोता है, तो राजू की जो भी इच्छा होगी वो राजू करेगा, ठीक है। तो कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संबोधने चा। अब संबोधने चा इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो हमारे संबोधन वाचक शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा अरे राजू इधर आओ, हे श्याम, हे राम, ठीक है, जब हम ऐसे हे, अरे या भो, ठीक है, इस टाइप के शब्द यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे संबोधन होता है। और संबोधन वाले शब्दों के साथ हम क्या करते हैं? प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको हम प्रथमा विभक्ति में ही रखते हैं और इनके साथ हम प्रथमा विभक्ति का ही यूज करते हैं, ठीक है। अपने तरफ ध्यान देने के लिए जब हम किसी का आवाहन करते हैं, मतलब बुलाते हैं, तो उसे संबोधन कहते हैं। और ऐसे शब्दों में हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ये? बहुत अच्छी बात है। अब हमारी द्वितीय विभक्ति कौन सी है बताइए? कर्म, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं वीडियो बहुत छोटे लेक्चर बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ताकि आप बोर ना हो और आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगर आप कहेंगे कि लॉन्ग वीडियो में ही कंप्लीट करवा दो जल्दी से, तो मैं वो भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बता देना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो कारक से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझसे बेझिझक पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका आंसर करने की, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, एक लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना यार, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से जल्दी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कारक को कंप्लीट कर दें, ठीक है। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू।
and your family. Thank you for watching my video. Love you.